पार्लियामेंट्री रिपोर्टर लोकसभा हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ऐसी पीढ़ी के लोगों के तेवर कुछ वर्ष पूर्व अलग ही थे, जिनका जन्म 1980 के दशक की शुरुआत में और 1990 के दशक के मध्य में हुआ था। एक तरह से ये वे लोग थे जो नई सदी की शुरुआत में युवा हुए। उनका विद्रोही स्वभाव ही उनकी पहचान था, लेकिन जैसे जैसे अब वे अधेड़ता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अपने माता पिता की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा करना उनके लिए उनकी पूर्ववर्ती पीढ़ी की अपेक्षा काफी कठिन होता जा रहा है। विराम। आधारभूत समस्या यह है कि नई सदी की यह पीढ़ी कोई बहुत अधिक धनोपार्जन भी नहीं कर पा रही है। वे लोग जो करीब 35 वर्ष की उम्र के आसपास हैं, उनकी औसत घरेलू आय को यदि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित कर देखें तो यह आय कम ही हुई है, विशेष तौर पर उन अमेरिकियों की अपेक्षा जो उम्र में इस वर्ग से कुछ बड़े हैं। फेडरल रिजर्व बैंक के सेंटर फॉर डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हालिया विश्लेषण में पाया गया कि जिस नई सदी की पीढ़ी की हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी आय में पिछली पीढ़ियों की आय के अनुभव के मुताबिक अपेक्षा से 34% की कमी आई है। विराम। यह अंतर बिना स्नातक की डिग्री के जीवन यापन करने वालों के लिए काफी बड़ा था। विराम। बहुत से विश्लेषकों ने नई सदी की पीढ़ी को आवास संबंधी मामलों में 0 अंक दिए हैं। इसका कारण बिल्कुल साफ है कि वे अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी के लोगों के आसपास भी नहीं है। यदि वर्ष 2019 तक की बात करें तो इस नई सदी की युवा पीढ़ी में से केवल 5% ने ही अपने मकान खरीदे या बनाए, जबकि इनकी पूर्ववर्ती पीढ़ी के समान उम्र के लोगों में से 15% लोगों ने मकान खरीदे थे। विराम। अमेरिका में 35 वर्ष से कम उम्र में लोग जिन्होंने मकान खरीदे या बनाए, वर्ष 2005 में उनकी मकान बनाने की दर 43% थी, जो वर्ष 2015 के दौरान 31% रह गई। विराम। नई सदी की पीढ़ी ने शिक्षा या उपभोक्ता ऋण के लिए, जबकि उसकी पूर्ववर्ती पीढ़ी ने गिरवी रखकर मकान के लिए कर्ज लिया था। इनमें कोई संदेह नहीं है कि नई सदी की पीढ़ी को उनके अभिभावकों की संपत्ति, विशेष तौर पर मकान भी मिलेगा, लेकिन ऐसा 1 या 2 दशकों से अधिक नहीं चलने वाला। विराम। यदि मकान के मालिकाना हक को ऐसे ही हस्तांतरित किया जाता रहा और परिवार के सदस्य भी बढ़ते रहे तो समस्याएं आएंगी ही। विराम। यह जीवन में स्थिरता के लिए घातक है। ऐसे हालात प्रजनन दर पर प्रभाव डालेंगे, बुजुर्गों में संख्या में इजाफा होगा और विरासत में मिली संपत्ति नस्लीय असमानता और बढ़ाएगी। विराम। कारण यह है कि अश्वेत और हिस्पैनिक अपने श्वेत साथियों की तुलना में कुछ कम संपत्ति बना पाएंगे। विराम। यह बहुत ही परेशानी की बात है कि नई सदी की युवा पीढ़ी में अधिकतर बेहद दुखी और वे अपनी उम्र के अनुसार होने वाले तेवरों को समाप्त होता हुआ देख रहे हैं। विराम। लेकिन इसके साथ ही ये लोग काफी गरीब हैं और ऋणों के बोझ के तले दबे हुए होने के कारण अपने परिवार के संचालन के लिए उपनगरीय इलाकों में बसने को संघर्षरत हैं। विराम। सरकारों को इसे रोकने के लिए अपनी नीतियों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। विराम। स्वाभाविक तौर पर तो सबसे पहले यही किया जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा ऋण की योजनाओं को रद्द किया जाए। विराम। अमेरिका में इससे भी अधिकतर संघीय सरकार द्वारा संचालित है। इसके अलावा भविष्य में दिए जाने वाले ऋणों के पुनर्भुगतान को आय आधारित कर देना चाहिए, लेकिन यह सब शुरुआती स्तर पर ही इस युवा पीढ़ी को लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि वे बिना स्नातक की डिग्री वाली युवा पीढ़ी की तरह संपत्ति निर्माण के मामले में बहुत पीछे नहीं है। इसके अलावा एक अन्य विकल्प यह है कि संपत्ति कर लगा दिया जाए और इसमें से आधारित भूत आय के लिए रखा जाए, लेकिन परेशानी यह है कि आय लंबे समय के बाद ही संपत्ति में परिवर्तित हो पाती है। विराम। और यह तभी हो पाता है जबकि प्राप्तकर्ता जितनी कमाई करे उसमें पर्याप्त बचाए भी। विराम। व्यापक स्तर पर मध्य वर्ग की संपत्ति निर्माण का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उन्हें मकान का स्थायी मालिकाना हक दिया जाए। यह वो संपत्ति है जो भौतिक है और इसके सुख का महसूस भी कर सकते हैं। इससे लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अन्य संपदाओं को छोड़ दें तो गिरवी रखा हुआ मकान भी लोगों को आय से बचाने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है कि मध्यम
आय वर्ग का व्यक्ति मकान में अधिक धन व्यय करना है। मुझे लगता है कि अमेरिका में व्यापक स्तर पर लोगों को मकान का मालिकाना हक देने का प्रबंध करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बुजुर्गों को घर खरीदने में व्यापक स्तर पर सहायता दी गई थी। इसके बाद उपनगरीय क्षेत्रों में विस्तार के कारण इनके बाद भी दाम बढ़े विराम, लेकिन हालांकि इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर मकानों का निर्माण कार्य बंद हो गया विराम। तब भी युवा पीढ़ी के लिए मकान खरीद पाना एक ख्वाब होकर रह गया था, लेकिन आज अमेरिका में मकान खरीदना या बनाना धन बचाकर संपत्ति बनाने का जरिए नहीं रह गया है विराम, बल्कि यह असमानता को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। कुछ अन्य देशों ने मकान निर्माण और पीढ़ी दर पीढ़ी इस संपत्ति के हस्तांतरण की दिशा में अमेरिका की उपेक्षा बेहतर काम किया है। सिंगापुर को ही लीजिए विराम, हालांकि वहां ज्यादातर मकान सरकार ने बनाए हैं और तकनीकी तौर पर वे वहां की सरकार के ही हैं, लेकिन सरकार उन मकानों में रहने वालों को ये मकान खरीदने का मौका भी देती है। इसमें सरकार युवा वर्ग को मकान खरीदने के लिए अनुदान भी देती है। चूंकि सिंगापुर की सरकार नए मकानों को बेचती है, तो वह युवा वर्ग का यहाँ ध्यान भी रखती है कि सेवानिवृत्ति के समय उनके पास बेहतर संपत्ति भी हो विराम। यदि किसी देश ने बेहतर काम किया है तो उससे अन्य देशों को भी सीखना चाहिए। सिंगापुर जैसे मकान संबंधी व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। इस सदी की पीढ़ी को व्यापक स्तर पर मकानों का मालिकाना हक दिलाने का प्रबंध करना चाहिए। मकान मालिक बनाकर नई युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और उन्हें संपत्ति बनाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार स्वयं भी मकान बनवा सकती है और उपनगरीय सीमा के अंदर ये मकान बनाने चाहिए। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जरूरत इस बात की है कि ध्यान रखने की है कि मकानों के निर्माण की लागत कम ही रहे। इसमें विशेष तौर पर युवा पीढ़ी के लिए मकान खरीदने में शुरुआती पैसा जमा कराने के लिए सहायता की जानी चाहिए। सरकार का ऐसा भी व्यवस्था करनी चाहिए कि जब यह युवा पीढ़ी सेवानिवृत्त हो तब तक इन मकानों की कीमत इतनी बढ़ जाए कि उन्हें अपने शेष जीवन तक कोई परेशानी न हो विराम।